बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने संविधान के राजनीतिक दर्शन के बारे में जाना था। अपन ने ये जाना कि संविधान के प्रति जो राजनीतिक दर्शन है उसका नज़रिया रखने की क्या आवश्यकता है। अपन ने ये भी जाना कि हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन की क्या उपलब्धियां रही, और अंत में अपन ने देखा संविधान की कुछ सीमाओं को भी। अब अपन चलते हैं अपने इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर, और जो अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन अपन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे कुछ कानून दिए गए हैं, नीचे अपने यहाँ कुछ कानून अपन को बताए गए हैं, तो क्या इनका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ तो वह अंतर्निहित मूल्य क्या है, कारण बताना है। कि ये जो अपने को दिए गए हैं मूल्य विभिन्न प्रकार के, इन मूल्यों में अपन को कारण बताना है कि ये किन मूल्यों से संबंधित है। देखिए, पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। पुत्र और पुत्री दोनों का संपत्ति में हिस्सा होगा, तो कौन सा मूल्य होगा इसके पीछे? इसके पीछे मूल्य हो जाएगा समानता का मूल्य, यानी कि पुत्र और पुत्री लैंगिक भेदभाव यहाँ खत्म हो रहा है, उनका संपत्ति में समान हिस्सा होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा। इसके पीछे कौन सा मूल्य होगा? इसके पीछे मूल्य होगा गुण के अनुसार कीमत और अनुरूप कर का ढांचा, मतलब कि जिस वस्तु की जैसा गुण है उसकी उतनी कीमत और कर के अनुरूप ढांचा होगा। ठीक है। फिर जो अगला है वो है, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं, किसी भी प्रकार के धर्म का पालन नहीं। ये कौन सा मूल्य आ जाएगा इसके पीछे? इसके पीछे आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता का मूल्य। अगला क्वेश्चन, बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बेगार और बंधुआ मजदूरी, बेगार और बंधुआ मजदूरी का मतलब समझते हैं आप? अपन ने ये मूल अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा था। बेगार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से बिना उसको पारिश्रमिक दिए उससे कार्य करवाना। बंधुआ मजदूरी मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इन दोनों पर ही रोक कौन से मूल्य के तहत आएगा? ये आएगा सामाजिक न्याय के मूल्य के तहत। ये मूल्य, ये वाला कथन स्थापना करता है सामाजिक न्याय की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, बताएं कि इसमें से किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने में नहीं किया जा सकता। कथन दिया है अपन को, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत किस लिए है? पहला है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है। तो बिल्कुल इस कथन को ये पूरा करता है कि लोकतांत्रिक सरकारों में संविधान की जरूरत सरकार पर अंकुश रखने के लिए होती है। ये अपन ने पढ़ा भी था। दूसरा है, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यों से सुरक्षा देने के लिए। तो ये भी सही है, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए लोकतांत्रिक देशों में संविधान की जरूरत होती है। तो ये भी पूरा करता है। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हमें संविधान नहीं दिलाता है। अगला कथन कौन सा है? यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी लक्ष्यों से कहीं विचलित ना हो जाएं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक देशों में विचार विमर्श के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है। इसकी विशेष प्रक्रिया होती है जो कि संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये वहाँ तय कर दिया जाता है कि क्षणिक आवेग में कोई निर्णय ना लिया जाए, और शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए संविधान में ही प्रावधान होता है। तो इन सब बातों के लिए संविधान की आवश्यकता होती है लोकतांत्रिक देशों में, केवल एक बात को छोड़कर। तो वही हो जाएगा अपना उत्तर, क्या? कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। ये वाला वाक्य है, ये उस वाक्य को, जो कि पहले अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था वाक्य, इस वाक्य को पूरा नहीं करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक हैं? कौन सा कथन ये तर्क प्रस्तुत करता है कि ये बहसें प्रासंगिक नहीं है? इनमें से किस पक्ष का आप समर्थन करेंगे और क्यों? मतलब कि संविधान सभा है, उनमें जो बहस हुई थी, जो वाद विवाद हुआ था, उनको पढ़ने के लेकर कुछ कथन अपन को दिए हुए हैं। उन कथनों को अपन को पढ़ना है और फिर अपन को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन ठीक है और कौन सा कथन किस बात की व्याख्या करता है, और अपन इनमें से कौन से कथन से सहमत हो रहे हैं।
पहला कथन देखते हैं कि आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों को निपटाने में व्यस्त होती है। आम जनता इन बहसों की कानूनी भाषा को नहीं समझ सकती। पहला कथन ये दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है कि आज की स्थितियां और चुनौतियां संविधान बनाने के वक्त की चुनौतियों और स्थितियों से अलग हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को पढ़ना और अपने नए जमाने में इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच के लाना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आज की जो स्थितियां और चुनौतियां हैं वो उस वक्त जब संविधान बना था उस वक्त की स्थितियों और चुनौतियों से अलग हैं। तो उन सारी बातों को पढ़ना मतलब कि अतीत को खींच कर लेकर आना है। अगला कथन है, संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतया नहीं बदली है। संविधान सभा की बहसों से हमें यह समझने के तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, इन तर्कों को न जानना संवैधानिक व्यवहारों को नष्ट कर सकता है। ये 3 कथन अपन ने पढ़े। पहला कथन क्या पढ़ा था कि आज की जो व्यक्ति है वो अपनी आजीविका कमाने के अंतर्गत व्यस्त है, तो वो संविधान की बात को नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब वो तर्क है वो इस बात की पुष्टि करता है कि संविधान सभा की बहस हैं उनको पढ़ने का, उनके बारे में विचार विमर्श करने का अब कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो इस बात का पक्ष लेता है कि संविधान सभा की बहसें अब नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा कथन आप देख पा रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि उस वक्त की चुनौतियां और इस वक्त की चुनौतियां हैं ये बहुत अलग हैं। तो ये भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि संविधान सभा की बहसों को पढ़ने में अब कोई मतलब नहीं है, अब कोई सार नहीं है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? तीसरा कथन ये कह रहा है कि उस वक्त की और अब की दृष्टि है वो पूर्णतया नहीं बदली है, पूर्णतया बदलाव नहीं आया है। और ऐसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है तो इन तर्कों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। यानी कि ये इस बात का पक्ष पोषण कर रहा है कि संविधान सभा की जो बहस है, संविधान सभा के जो विचार विमर्श हैं उनको पढ़ना चाहिए। लिखित रूप में और देख लेते हैं उत्तर अपन। देखिए, क और ख वाक्यों में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि संविधान सभा में हुई वार्ता व बहस की आज की परिस्थितियों के आधार पर कोई प्रासंगिकता नहीं है। गए वाक्य में संविधान सभा में हुई वार्ता की आज भी उपयोगिता है। एक क्वेश्चन और था उसमें कि आप इनमें से कौन से कथन से सहमत हैं। तो निसंदेह है अपन ने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि संविधान सभा की ओर मुड़कर देखना आज भी कितना प्रासंगिक है। आज भी हम ये जान सकते हैं क्योंकि अमेरिका की तरह है। पहली बात तो ये कि संविधान सभा के समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में भारतीय संदर्भ में इतना बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। और दूसरा, ये इसलिए भी पढ़नी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि सरकार कौन सा नियम, कौन सा कानून बना रही है, उसके पीछे कौन सा मूल्य कार्य कर रहा है। तीसरा, इसको तरफ मुड़कर यानी कि संविधान सभा की बहस पढ़कर अपन ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त कोई कानून विशेष बनाने के पीछे कौन से मूल्य थे, कौन सी भावनाएं थी और हमारे संविधान निर्माताओं ने किस कानून के पीछे कौन सा नैतिक तर्क इस्तेमाल किया है। तो इसलिए प्रासंगिक है संविधान सभा की बहसों को पढ़ना, सार्थक है संविधान सभा की बहसों को पढ़ना। इसलिए हम सहमत हैं कथन ग से। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर करना है। ये अपन को प्रसंग दिए हैं। धर्मनिरपेक्षता का प्रसंग है अनुच्छेद 370 और 371, सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इन अलग अलग प्रसंगों में अपन अलग अलग पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल की यानी कि पश्चिमी अवधारणा और भारतीय अवधारणा के मध्य अंतर करना है। चलिए करते हैं अंतर। सबसे पहले लेते हैं अपन धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो पश्चिमी मॉडल में क्या है? राज्य और धर्म में अलगाव है, यानी कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग किस्से हैं। धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
जबकि भारतीय मॉडल में क्या है, राज्य और धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी है जो कि गुंजाइश प्रदान करती है राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का। लेकिन ये हस्तक्षेप कब होता है, ये समाज सुधार के लिए होता है, ये किसी उत्पीड़न या दमन के लिए नहीं होता है। फिर अगला लेते हैं अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 370 और 371 कुछ राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा देते हैं, कुछ राज्यों को विशेषाधिकार देते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 370 अब खत्म हो गया है, ये बात आप सभी जानते हैं। अनुच्छेद 371 अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मूल संविधान के बारे में यहाँ अपन तुलना कर रहे हैं क्योंकि अपन संविधान के राजनीतिक दर्शन को पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद हमारे कुछ राज्यों को विशेषाधिकार का दर्जा देने से संबंधित थे, जबकि पश्चिमी अवधारणा में ऐसा कोई विशेष दर्जा राज्यों को नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके संघवाद को कहा जाता है समतोल संघवाद, जबकि भारतीय संघवाद बन जाता है असमतोल संघवाद। सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो पश्चिमी जो अवधारणा है उसमें व्यक्तिगत न्याय पर अधिक जोर दिया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि भारतीय जो योजना है उसमें व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय दोनों को महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों में सामंजस्य बनाते हुए, दोनों में संतुलन बनाते हुए व्यक्तिगत न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की भी स्थापना की जाती है। ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको भी बनाए रखा जाए और जो सामाजिक न्याय है वहाँ भी इसकी अपन स्थापना कर सकें। एक और अंतर अपन देखें तो ये 1964 के बाद अपनाई गई सकारात्मक कार्य योजना पश्चिम में, जबकि भारत में हमने संविधान निर्माण के समय से ही इसको अपना लिया। अगला है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसमें पश्चिमी अवधारणा है ये महिलाओं, कमजोर तबकों को मताधिकार यहाँ पर बहुत देर से दिया गया, जबकि भारतीय अवधारणा में संविधान लागू होने के समय से ही सभी वयस्कों को मताधिकार है, सभी वयस्क व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। और ये संविधान लागू होने से ही नहीं, इससे पहले भी चाहे नेहरू रिपोर्ट हो चाहे कोई बिल हो, हमेशा हमने वयस्क मताधिकार को ही हमारे अपन कहें कि मूल्यों में रखा है। किसी भी आधार पर सीमित मताधिकार की या किसी भी वर्ग को मताधिकार से वंचित करने की बात हमारे संविधान सभा में या संविधान निर्माताओं ने नहीं रखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? अपने को कुछ सिद्धांत दिए गए हैं तो इनमें से अपन को देखना है कि हमारे संविधान में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये सिद्धांत हमने नहीं अपनाया। राज्य का धर्म से नजदीकी रिश्ता है, ऐसा भी नहीं है हमारे भारतीय समाज में। राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। और राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा, राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मान्यता देगा, ये वाली बात सही है, ये हमने अपनाया है। देखिए उत्तर, राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा, ये वाला सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ये हमारे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है, समुदायों की रक्षा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है। कुछ कथन दिए गए हैं, उसके आगे अपन को और छोटे छोटे कथन दिए गए हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। देखते हैं अपन क्वेश्चन। विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आज़ादी। विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आज़ादी, ये अपनाएगा उदारवादी व्यक्तिवाद के अंतर्गत। संविधान सभा में फैसलों का स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि के आधार पर लिए जाना, ये अपना आएगा प्रक्रियागत उपलब्धि। व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना, ये धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना। अनुच्छेद 370 और 371 आधारभूत महत्व की उपलब्धि। आधारभूत महत्व की उपलब्धि संघवाद के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। संघवाद एक आधारभूत महत्व की उपलब्धि भारतीय संविधान की। महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, असमान अधिकार मतलब लैंगिक न्याय की उपेक्षा।
आंसर देख लेते हैं। विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आज़ादी, ये आएगा उदारवादी व्यक्तिवाद। संविधान सभा में फैसलों का स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि के आधार पर लिया जाना। प्रक्रियागत उपलब्धि, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना। धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना। अनुच्छेद 370 और 371 आधारभूत महत्व की उपलब्धि। महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। लैंगिक न्याय की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी कि विभिन्न तर्कों को पढ़ें और बताएं कि आप इनमें से किन से सहमत हैं और क्यों। एक कक्षा में चर्चा चल रही थी, अपन इन चर्चा के कथनों को, तर्कों को अपन को पढ़ना है और फिर अपन को कौन से कथन से आप सहमत हैं और क्यों हैं ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले अपन कथन देखते हैं। जयेश कह रहे हैं कि मैं अब भी मानता हूं कि हमारा संविधान एक उधार का दस्तावेज है। ये जयेश ने कहा है। सभा कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ है ही नहीं? क्या मूल्यों और विचारों पर हम भारतीय अथवा पश्चिमी जैसा लेबल चिपका सकते हैं? सभा ये कह रही है कि जब इन्होंने कहा ना जयेश ने कि मैं अभी भी संविधान को उधार का दस्तावेज मानता हूँ, तो सभा पूछ रही है कि कोई भी मूल्य हैं, क्या हम उनको पश्चिमी या फिर भारतीय का उस पर लेबल लगा सकते हैं? अगला कथन, महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला लो, इसमें पश्चिमी कहने जैसा क्या है? तो सभा ने कहा है कि महिलाओं और पुरुषों के मामले की जो बात हमारे संविधान ने रखी है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को हमारा संविधान नकारता है, तो ये वाली बात में पश्चिमी क्या है? और अगर ऐसा है भी तो क्या हम इसे महज पश्चिमी होने के कारण खारिज कर दें? कोई मूल्य जो कि अच्छा है, जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, क्या हम उसको केवल इसलिए खारिज कर दें क्योंकि वो पश्चिमी है? जयेश कहते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय व्यवस्था नहीं अपनाई? नेहा कहती है, तुम ये भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब इस बात का शासन की जो व्यवस्था हम चाहते थे उसको अपनाने से कोई लेना देना नहीं, चाहे यह जहाँ से भी आई हो। मतलब कि हम जो शासन व्यवस्था अपनाना चाहते थे तो हम उस शासन व्यवस्था को अपनाएं, हम अच्छी शासन व्यवस्था को अपनाएं, अच्छे मूल्यों को अपनाएं। इस बात से क्या लेना देना कि वो कहाँ से आई है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम सभा के कथन से सहमत हैं। क्यों सहमत हैं सभा के कथन से? क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को पश्चिमी कहकर नकारा नहीं जा सकता। सीधी सी बात है, कोई भी लोकतांत्रिक मूल्य है जो कि हमारी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाता है, हमारे लिए सकारात्मक है, क्या हम उसको पश्चिमी कहकर नकार दें? किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए मूल्यों को अपनाना जरूरी है, न कि ये देखना कि ये मूल्य कहाँ से आए हैं। लैंगिक समानता का मूल्य हमारे संविधान का मौलिक है। पश्चिम के बहुत से देशों ने बहुत समय तक महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया था, जबकि हमारे संविधान ने संविधान निर्माण होने के समय ही वयस्क मताधिकार दिया, सबको मताधिकार दिया। और हम नेहा के कथन से भी सहमत हैं कि हमारी लड़ाई विदेशी शासन से थी, ना कि पश्चिमी संस्कृति से। किसी भी व्यवस्था का कुछ भी अच्छा अपना लेना परिपक्वता की निशानी है। अगर हम लड़ाई हमारी अंग्रेजों से थी तो हमारी उनकी संस्कृति से लड़ाई नहीं थी, हमारे ऊपर विदेशी शासन था, हमारे ऊपर उनका अधिकार था, हमारी इस बात से लड़ाई थी। हम आत्मनिर्णय की मांग चाहते थे, हम आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते थे, हम हमारा स्वराज चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिमी संस्कृति ही बुरी है या फिर हम उसके कोई भी जो अच्छे मूल्य हैं, जो अच्छे उपाय हैं, उनको हम ना अपनाएं। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि किसी व्यवस्था का कुछ भी अच्छा अगर हम अपनाते हैं तो वो परिपक्वता की निशानी है। जो भी शासन व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों के लिए सकारात्मक और विकासपरक है उसे अपनाना चाहिए। इस बात से ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ से आई है। जो भी अपनी जो व्यवस्था है, अपनी परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से हमारे लिए जो भी व्यवस्था अच्छी होगी, जो भी अनुकूल होगी, हमें उसको अपना लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधि मूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? अपने उत्तर के कारण बताइए कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके कारण अपन लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसके प्रस्तावों के अनुसार हुआ था। इसका अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था हमारे अध्याय
है संख्या 1 में कि क्या क्या कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव थे और किस प्रकार से चुनाव हुए थे और किस प्रकार हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, बिल्कुल अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, क्योंकि जो प्रांतों के अंदर विधान मंडल थे उन विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा हमारी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, यानी कि जनता ने सीधे वोट देकर सदस्यों को नहीं चुना गया था। इसको इस तरह से समझिए कि आज राज्यसभा में हमारे सदस्य चुनकर जाते हैं, लेकिन सीधे हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं उनको, तो फिर उनको कौन चुनता है? उनको हमारी जो विधान सभा है उसके सदस्य चुनते हैं। ठीक इसी तरह हमारी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे कि भारतीय जनता ने वोट नहीं डाला था। वोट किसने डाला था? उस प्रांत की जो विधान मंडल के सदस्य थे उन सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनकर भेजा था। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, मतलब कि जनता ने सीधे तौर पर उनको नहीं चुना। और दूसरी बात ये कि उस वक्त सीमित मताधिकार था, यानी कि बहुत कम लोगों को मताधिकार मिला हुआ था। तो जो विधानसभा के सदस्य चुने हुए थे तो वो भी अपन ये नहीं कह सकते कि वो सारी जनता के चुने हुए सदस्य थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। इस कारण से ये कहा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा है वो एक प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा नहीं थी, यानी कि हमारी संविधान सभा में सबको प्रतिनिधित्व नहीं था। ये तो इस बात का कारण हो गया कि हमारी संविधान सभा प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा नहीं थी। क्यों? तो इस बात का कारण हमने स्पष्ट कर दिया, लेकिन हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में भले ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सदस्य चुनकर गए थे, भले ही जनता है वो संपूर्ण जनता को मताधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी संविधान सभा में सभी समुदायों के सदस्यों की नुमाइंदगी हुई थी। वहां पर लगभग हर वर्ग से व्यक्ति पहुंचे थे और हमारी संविधान सभा के संविधान निर्माताओं ने हर वर्ग की स्थिति, परिस्थिति, परेशानी और उलझाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान के प्रावधान तय किए थे। इसलिए हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आज आप संविधान लिख रहे होते तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन संविधान प्रावधानों की कहीं कि अपन सिफारिश करते? चलिए उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लैंगिक न्याय का प्रावधान नहीं है। महिलाएं समाज में दोयम दर्जे पर हैं, उनके लिए प्रावधान संविधान में नहीं है। जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इसलिए आरक्षण दिया गया था क्योंकि वाकई में ये जो जातियां थी इनके साथ शोषण होता था। ये एक उपेक्षित वर्ग था। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिनकी वजह से दलितों को प्रताड़ित किया जाता था। तो इनको समानता के स्तर तक लाने के लिए असली अर्थों में इनको सामाजिक न्याय से रूबरू करवाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन अगर इन दलित जो वर्ग है इसकी स्थिति की तुलना अपन महिलाओं की स्थिति के साथ करें तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छी उस वक्त नहीं थी। समाज में अशिक्षित हमारी महिलाएं थी, दोयम दर्जे पर हमारी महिलाएं थी, उपेक्षित हमारी महिलाएं थी और घरेलू हिंसा का शिकार हमारी महिलाएं थी। और आज भी उस स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ पाया है अगर हम हमारे ग्रामीण परिवेश की बात करें तो। इसलिए इस बात की ये एक संविधान की यहाँ आलोचना होती है कि उन्होंने महिलाओं के लिए उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई विशेष प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किए। देखते हैं अपन आज भी महिलाओं के साथ समाज में असमानता का व्यवहार होता है और महिलाओं के विरुद्ध लगातार हमारे समाज में, हमारे देश में अपराध बढ़ रहे हैं। रोज आप सुनते हैं कि कितने महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। देखते हैं अपन तो उपाय क्या हो सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कानून का प्रावधान हम संविधान में करते, यानी कि संविधान में इस तरह का प्रावधान होना चाहिए और महिलाओं को कोई विशेष अपन कहें कि वहाँ विशेषाधिकार भी होना चाहिए ताकि वो अपनी दोयम दर्जे की स्थिति से ऊंचा उठ सकें। जैसे कि अभी हमारे स्थानीय शासन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, उससे निसंदेह महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। निसंदेह वो एक तरह
तरह से राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनको इस बहाने मौका मिला है अपनी घरेलू चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा को, अपनी अपनी चेतना को जागरूक करने का, अपने आप को साबित करने का, अपने उपेक्षित और दोयम दर्जे को समझकर उससे बाहर निकलने का प्रयास करने का। तो इसी तरह के और विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए संविधान में किए जाने चाहिए। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार हैं उनके लिए कठोर कानून, उनके सही क्रियान्वयन, और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं तो महिलाओं की न्यायालय में समय पर त्वरित सुनवाई। इन सब बातों का प्रावधान अगर संविधान में हो जाए तो निसंदेह न्याय होगा, लैंगिक समानता की स्थापना होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ एक बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों की केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने की बजाय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए? अपन ने बात भी की थी जब अपन ने इस अध्याय का अध्ययन किया था कि जो मूल अधिकार हैं उनमें केवल राजनीतिक अधिकार हमें दिए गए हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं उनको मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं डाला। यह स्पष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे? हमें ये बताना है कि क्या कारण ऐसे होंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जबकि वो मूल्य लेकर चल रहे थे स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकारों की स्थापना का, तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में क्यों डाला? पढ़ते हैं अपन आंसर कि देश स्वतंत्र हुआ तो भारत एक गरीब देश था। यदि सामाजिक आर्थिक अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आते तो सरकार पर वित्तीय भार आता, क्योंकि अब वो न्यायालय में वाद योग्य हो जाते और जरूरी हो जाता सरकार के लिए उन अधिकारों की स्थापना करना, और उन अधिकारों की स्थापना करने में सरकार को वित्त की आवश्यकता पड़ती, धन की आवश्यकता पड़ती। जबकि उस वक्त हमारा देश गरीब देश था। उस वक्त जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके द्वारा हमारे देश का आर्थिक शोषण खूब किया गया था। उस समय सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को त्वरित रूप से लागू करना संभव नहीं हो पाता, और निसंदेह जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत, हाथों हाथ अगर वो सरकार उन अधिकारों को नहीं दे पाती, अगर वो योजनाएं त्वरित रूप से लागू नहीं हो पाती, तो नागरिकों का संविधान से विश्वास सा उठ जाता। शायद वो हतोत्साहित हो जाते कि बस ये अधिकार हैं वो सिर्फ कानून में ही देने के हैं, संविधान में ही देने के हैं, असलियत में हमें प्राप्त नहीं हो सकते। और देखते हैं अपन, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्यों के पास संसाधनों की उपलब्धता एवं राज्यों की परिस्थिति पर भी निर्भर होता है कि सामाजिक आर्थिक जो योजनाएं हैं उनको किस तरह लागू करना है, किस तरह उनका क्रियान्वयन करना है और किस तरह की योजनाएं बनानी है। तो राज्य के संसाधन क्या है, राज्य की परिस्थितियां क्या हैं, कुछ कुछ उन पर भी निर्भर करता है, और नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्यों को निर्देश प्रदान करते हैं। इसलिए उस खंड में इन अधिकारों को डाल दिया गया। सामाजिक आर्थिक अधिकार नैतिक अधिकार हैं, इसलिए इनका नीति निर्देशक तत्वों में उचित स्थान है। जबकि जो अपने बात करें राजनीतिक अधिकार हैं वो कानूनी अधिकार हैं, इसलिए उनको मूल अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। एक और क्वेश्चन आपकी इस जो अध्याय है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया हुआ है कि आपके विद्यालय में इस साल संविधान दिवस है वो किस तरह से मनाया गया, इस बारे में आपको लिखना है। तो संविधान दिवस आप सभी जानते होंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आपके विद्यालय में ये किस तरह मनाया जाता है ये आपको देखना है, और आपको स्वयं उसका उत्तर लिखना है कि संविधान दिवस किस तरह आपके विद्यालय में मनाया जाता है। धन्यवाद।